हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 3। इससे पहले मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 60 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो करवा चुका हूँ। तो आज हम करेंगे उससे आगे। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक के वीडियोस का लिंक चाहिए तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और साथ ही साथ ये जो पीडीएफ जिससे हम लोग ये पढ़ रहे हैं, मैं इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप खुद से भी डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया है। कब से प्रारंभ किया गया है? अप्रैल 2015 में, मार्च 2015 में, फरवरी 2015 में या जनवरी 2015 में? 2015 का ही क्वेश्चन है तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ये हो गया 2015 में। मोस्टली आप ये लोग बात मान के चलो कि 2017 से लेकर के अब तक की जितनी भी योजनाएं हैं हमारे पास, आपको वो सारी पता होनी चाहिए कब हुई कहाँ हुई, क्योंकि योजनाएं जो है मोस्टली लेटेस्ट 1-2 साल पहले की ही पूछी जाती है। काफी ज्यादा रेयर केस है कि कोई बहुत ज्यादा पुरानी योजना पूछ ली जाए, जो वंस इन अ वाइल हो, जो योजना कभी एक ही बार चालू की गई हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में किया। देश की जनसंख्या में लड़कियों के कम अनुपात के दृष्टिगत लोगों को जागरूक करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों की सुरक्षा एवं उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना है। कराना और करना दोनों ही है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है, यानी 3 मंत्रालय जुड़े हुए हैं इसमें। प्रारंभ में इसे उन 100 जिलों में कार्यान्वित किया गया जहां पर बाल लिंगानुपात 2011 के अनुसार न्यूनतम था। वर्तमान में यह योजना संपूर्ण भारत में कार्यान्वित की जा रही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, तो यह एक निजी दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना है। ओके, यह 18 तथा 50 वर्ष के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है, के लिए उपलब्ध है। यह 18 से 70 के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, या फिर यह वार्षिक बीमा किस्त की देय राशि ₹12 है। तो ये जो सत्य नहीं है वो है 20, क्योंकि ये 70 साल तक के लिए क्या है उपलब्ध है, 50 साल तक के लिए नहीं। तो ये डिफरेंस जो है ये गलत दे रखा है। तो ये वाला पॉइंट गलत। हमसे पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा बजट 2015-16 में की गई थी, इस प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु या अपंगता की स्थिति में बीमा की राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है। यह योजना 1 वर्ष तक मान्य होती है। इसका प्रत्येक वर्ष के बाद नवीकरण कराना होता है। इस योजना में मृत्यु एवं अपूर्ण अथवा पूर्णतः विकलांग होने की दशा में 2 लाख रुपए, जबकि आंशिक विकलांगता की दशा में 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यह योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष तक का व्यक्ति ले सकता है। धारक को ₹12 प्रति वर्ष की राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होगी और इस योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना आवश्यक है। यह योजना 1 जून 2015 से लागू हुई है। क्वेश्चन नंबर 63। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये तो बहुत ही फेमस योजना थी, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई? गरीब लोगों की अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए, पिछड़े क्षेत्र में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए, देश में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर उपांतिक यानी कि मार्जिनलाइज्ड समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो बेसिकली जन धन योजना जो है उसका काम यही था कि देश में गांव तक बैंक पहुंचे, गांव में हर एक इंसान तक बैंक पहुंचे, या फिर इंसान बैंक तक पहुंचे। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन ही इसका मेन काम था, वित्तीय समावेशन। ठीक है, आप सबको ही याद होगा इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई भारत में वित्तीय समावेशन हेतु एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का एक बैंक खाता खुलवाना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी।
इसका शुभारंभ 18 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, इनमें से कौन सा सही है? दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा। तो जनधन योजना के लिए बात यही है जो हमने अभी पढ़ा भी था कि दुर्घटना बीमा जो है कि अगर 12 रुपए आप देते हो तो 1 लाख तक रुपए तक का आप दुर्घटना बीमा के अंदर ले सकते हो, और जीवन बीमा जो है वो आपका क्या है, 30,000 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, तो जरा पढ़ लेते हैं। इसी के अंदर हो जाता है ना कि दुर्घटना बीमा अगर 1 लाख का है तो उसके अंदर 30,000 का जीवन बीमा भी आ जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी पीएमजेडीवाई का औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय समारोह में किया। इस योजना के लाभार्थियों को अन्य बैंकिंग सुविधा के अतिरिक्त रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जा रहा है, जिसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है। 26 जनवरी 2000 बाद के बाद खोले गए बैंक खातों को इस चरण में 30,000 रुपए के मूल्य का जीवन बीमा कवर भी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 65, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल और सामाजिकता का हिस्सा है। इनमें से कौन सी बात सही है? तो स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार के परिवर्तन का केंद्र है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और ये तो हमने गांव वगैरह में देखा ही है। ये तो दोनों ही बातें करेक्ट है कि वो इसे कोई अलग काम नहीं, बल्कि वो सोचते हैं कि हाँ सुबह घूमना भी हो जाएगा और बाकी का काम भी हो जाएगा। तो यस, सी हमारा करेक्ट होगा, दोनों ही बातें सही है। स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। यह मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार के परिवर्तन पर केंद्रित है। दूसरी बात यह भी है कि गांव में खुले में शौच की परंपरा है, लेकिन यह धीरे धीरे समाप्त भी हो रही है। अभी तो मूवीज भी बनने लगी हैं इस बात को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 66, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में कौन से अभियान का शुभारंभ किया है? 15 सितंबर 2018 को। देखो अब ये क्वेश्चन 2018 का है क्योंकि 2018 में ही पूछा भी गया है। तो झूम खेती, आयुष्मान भारत, ब्लू इकोनॉमी या स्वच्छता ही सेवा। तो 15 सितंबर 2018 को स्वच्छता ही सेवा जो है इन्होंने प्रारंभ की है। 15 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के अंत में 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2018 के मध्य नई दिल्ली में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, देन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67, 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना कौन से शहर में शुरू की गई थी? मुंबई, नासिक, रायपुर या फिर नागपुर? तो अगर मैं बात करूं इसकी राष्ट्रीय वयोश्री योजना, तो ये एक्चुअली आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। अब आंध्र प्रदेश का तो इसमें से कोई एरिया है नहीं, इसलिए शायद क्वेश्चन नहीं होगा मेरे को, तो इस वजह से नहीं है। मुझे ये बताइए आंध्र प्रदेश से शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से किया गया। वर्ष 2015-16 के बजट में ही इस योजना हेतु घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आयु संबंधी बीमारी जैसे कि कम दृष्टि, सुनने में परेशानी, विकलांगता आदि का सामना कर रहे गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी से संबंधित बुजुर्गों के जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान कर उनके जीवन को सामान्य अथवा सामान्य के करीब लाना, या तो जीवन सामान्य कर सके एटलीस्ट, नहीं तो सामान्य के पास तो ला ही सके। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 68, अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है? तो अगर हम बात करते हैं 2018 की, तो अटल ज्योति योजना 2013 के तहत कहा गया था कि भैया 10 घंटे तो कम से कम गांवों में भी बिजली हमेशा आनी चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2013 में अटल ज्योति योजना 2013 का शुभारंभ उज्जैन जिले के घटिया नाम है भैया, मेरे को मत बोलना, तहसील मुख्यालय से कहते हैं। अरे घटिया ही है ना, हाँ घटिया ही है।
इस योजना के तहत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को 10 घंटे विद्युत उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि पहले क्या थी 8 घंटे। पहले 8 घंटे बोला जा रहा था, अब कहा गया कि गांव में 10 घंटे की बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? मनरेगा, पहल, एनसैप या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पहल है हमारी प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, हाँ प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ पहल, ये जो था इसको हमने कहा था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ वाली योजना मानी गई है क्या? जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, पहल, प्रत्यक्ष हस्तांतरित योजना। ठीक है, लाभ, सॉरी योजना कह रहा हूं, लाभ। वर्ष 2015 में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को उसकी पहल योजना हेतु गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ यानी नगद हस्तांतरित योजना के रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया था। पहली योजना का पूरा नाम प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ है। केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, अलग अलग नाम नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में सेम ही नाम है इसका। ठीक है, गैस मंत्रालय द्वारा यह योजना देश के 56 जिलों में 15 नवंबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। 1 जनवरी 2015 से इसे देश के शेष जिलों में भी लागू किया गया। तभी तो कह रहे हैं ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, अभी हाल फिलहाल में कोरोना के बाद से इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है हमारे देश की कुछ ज्यादा ही डगमगाई हुई है, वरना ऐसे ऐसे काम तो होते ही रहे हैं इनके साम्राज्य में। देखो उसी साल आए थे 2014 में, एक योजना ली और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया। तो ऐसे तो बहुत सारे काम है, बाकी सारे एंड पे तो ये खुद बहुत अच्छे हैं प्रधानमंत्री। एक इकोनॉमिक्स के एंड, इकोनॉमी के एंड पे अभी 2019 के बाद से थोड़ा डमाडोल है, वो कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। इकोनॉमिक एंड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है अभी, बाकी तो इनके काफी अच्छे अच्छे काम है। देखो अब इसके बात भी ये नहीं है कि मैं पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बस बात बता रहा हूँ कि ऐसे कई सारे काम है। इकोनॉमिकली तो मैं वीक भी कह ही रहा हूँ ना, तो अब ये मत कहने लग जाना कमेंट बॉक्स में कि आप ये हो आप वो हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि इसके तहत जितने भी एलपीजी उपभोक्ता है उन्हें एलपीजी सिलेंडर बाजार मूल्य पर प्राप्त होता है, पर दी जाने वाली एलपीजी सब्सिडी सीधा उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है, जो कि अभी कोरोना के बाद से बंद है और इसीलिए लोगों पे बहुत ज्यादा अत्यंत भार पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70, पहल योजना के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यह डीबीटी, डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है ना, के माध्यम से एलपीजी अनुदान को हस्तांतरित करती है। ओके, ये सभी सत्य है। अच्छा, उपरोक्त सभी का ये सभी सत्य यही दे दिया। यह जाम का प्रथम प्रकार है। ठीक है, जनधन आधार और मोबाइल, दैट इज जाम, जनधन आधार और मोबाइल वो चीज थी। यह उपभोक्ता के बैंक खातों में एलपीजी अनुदान का सीधा हस्तांतरण करती है। तो यस, उपरोक्त सभी जो ऑप्शन डी में होना चाहिए था ये इन्होंने बी में दे दिया, थोड़ा सा बस गेम प्ले कर दिया है। यस, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये गेम प्ले किया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया है। पहली योजना के अंतर्गत एलपीजी अनुदान का हस्तांतरण प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना के माध्यम से सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाता है। पहली योजना का प्रथम चरण का शुभारंभ 15 नवंबर 2014 को 54 जनपदों में किया गया था, जबकि 1 जनवरी 2015 को यह योजना देश के सभी जनपदों तक विस्तारित कर दी गई थी, 2 ही महीने के अंदर। इस योजना के अंतर्गत अनुदान का हस्तांतरण जैम, जनधन आधार, मोबाइल के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधा जमा कराया जाता है, जिससे हेरा फेरी की गुंजाइश कम हो जाती है। अतः प्रश्न के दिए गए सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 71, कौशल विकास योजना बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है? मानव पूंजी को, भौतिक पूंजी को, और कार्यशील पूंजी को, या स्थिर पूंजी को? तो कौशल जो है वो हमेशा मानव पूंजी से रिलेट करेगा। ठीक है, स्किल आप किसकी करोगे? ह्यूमन कैपिटल की करोगे। 2017, कुशल, सेहतमंद एवं सुशिक्षित नागरिक ही किसी देश के विकास की कुंजी होते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। मानव पूंजी की भूमिका के बारे में अर्थशास्त्री गैरी बेकर ने कहा था, मानव पूंजी का आशय दक्षता, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के प्रशिक्षण से है। यह पूंजी है क्योंकि यह दक्षताएं लंबे समय तक हमारा अंग उसी तरह बनी रहेंगी जैसे कोई मशीन, संयंत्र या फैक्ट्री उत्पादन का हिस्सा बने रहते हैं।
वर्तमान भारत युवाओं का देश है, जहां की 62% से अधिक जनसंख्या कार्यशील आयु समूह 15 से 59 की तथा 54% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम की आयु की है। देश के विकास में इस युवा शक्ति के अहम योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 20 मार्च 2015 को मंजूरी दी। यह योजना युवाओं में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रमुख योजना है, जिसके तहत परिष्कृत पाठ्यक्रम, बेहतर प्रशिक्षण और प्रशिक्षित प्रशिक्षक पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना के तहत देश के 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा है इसके बारे में, काफी बड़ी एक्सप्लेनेशन थी। क्वेश्चन नंबर 72, नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहां प्रारंभ किया गया? नियोजन गारंटी योजना, तो ये पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल या महाराष्ट्र। 1993, काफी पुराना क्वेश्चन है क्योंकि पूछा गया IAS प्री में, क्योंकि आपको देश से स्टार्टिंग से ही रिलेटेड होने चाहिए। तो नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार योजना ये सबसे पहले महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, नियोजन गारंटी योजना या रोजगार गारंटी नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम महाराष्ट्र सरकार द्वारा 26 जनवरी 1979 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कितनी योजनाएं हैं, तो आराम से आपको भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी योजनाएं हैं। रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने पर विचार करती है। ओके, ग्रामीण क्षेत्रों में काम ढूंढने वाले पुरुषों और स्त्रियों में से कम 50% को, कितनों को सहायता देती है? 50% को। ग्रामीण क्षेत्रों में काम ढूंढने वाले पुरुषों में से कम 50% को, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को, या फिर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण भूमिहीन परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को। तो ये रोजगार गारंटी योजना जो है ये रखती है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को काम देने की बात करती है, वित्तीय सहायता देती है। रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान देने पर का विचार करती है, प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? इनमें से कौन सी स्कीम जो है वो ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? ट्राइसेम, क्राई, JRY या फिर कहते हैं IRDP। तो अगर इसमें से मैं बात करूं तो सिर्फ क्राई जो है वो ग्रामीण विकास से नहीं है, दैट इज चाइल्ड राइट फॉर यू। ठीक है, चाइल्ड राइट से रिलेटेड है, ग्रामीण विकास से नहीं है। बाकी ट्राइसेम तो आप लोगों को पता ही है कि ये स्वरोजगार से रिलेटेड स्कीम थी गांव के लोगों के लिए। JRY जवाहर रोजगार योजना है, जवाहर रोजगार योजना। और ये तो है ही कहते हैं अरे ग्रामीण विकास में भारतीय ग्रामीण विकास बैंक, इंडियन रूरल डेवलपमेंट बैंक, हाँ इंडियन रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, या इंटीग्रेटेड कह लो। ग्रामीण विकास कहते हैं वो IRDB है, तो क्या कर रहा है, मैं बोल रहा इंडियन रूरल डेवलपमेंट बैंक, वो IRDB है। P जो है वो योजना है, कार्यक्रम, प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है। ठीक है, सॉरी मेरी गलती है। तो इसमें से B जो है चाइल्ड राइट वाला वो पार्ट नहीं होगा। ग्रामीण विकास युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है, ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो भी होगा उनका। जवाहर रोजगार योजना JRY और समन्वित ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रम, दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण विकास से संबंधित है। जबकि क्राई चाइल्ड राइट फॉर एंड यू ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं बल्कि बाल अधिकार से संबंधित है, और यह एक NGO है। ठीक है, तो क्राई एक NGO है, बाकी सारे प्रोग्राम है जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। EAS, ट्राइसेम, JRY और RLEGP।
तो इनको सही से हमें सेट करना है कि कौन सी कब आएगी, उसके बाद कब आएगी, सबसे कब आएगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहली जो योजना आई थी वो थी ट्राइसेम। सबसे पहले नंबर पे ट्राइसेम। ट्राइसेम के बाद RLEGP है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी JRY, जवाहर रोजगार योजना। और थर्ड पे है हमारा फोर्थ पे हमारा EAS। सो दैट इज हमारा आंसर बनना चाहिए सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। ये रहा डी करेक्ट आंसर। ट्राइसम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि यहाँ पे फुल फॉर्म मैंने बताई नहीं थी आपको। योजना 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अगस्त 1979 में प्रारंभ की गई थी। RELGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम योजना 15 अगस्त 1983, ये 79 और ये 1983 को ग्रामीण भूमिहीनों हेतु रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई। जवाहर रोजगार योजना का शुभ आरंभ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम दैट इज रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के विलय द्वारा अप्रैल 1989 में हुआ, यानी 1983 में ये शुरू हुई। उसके बाद ये NREP और ये दोनों मिल गए 1989 में और वो JRY बन गई। रोजगार आश्वासन योजना यानी EAS का आरंभ एम्प्लॉयमेंट, क्या कहेंगे उसे, स्कीम तो हो गया, आश्वासन को क्या बोलेंगे हम लोग, भरोसा दिलाना, ठीक है, को 2 अक्टूबर 1993 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मौसमी बेरोजगारी और ग्रसित ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना था। EAS का आप लोग देख लेना एक बार, मेरे ख्याल से ये तो ठीक है कि एम्प्लॉयमेंट है, ए मेरे दिमाग नहीं आ रहा, ये तो स्कीम है ही है, ठीक है। असर्शन होगा या कुछ होगा, वर्ड मेरे दिमाग में आ नहीं रहा एकदम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, ट्राइसम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का या सुरक्षात्मक विकास का। हमने अभी पढ़ा है ये क्या है, ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ऑफकोर्स ये ग्रामीण विकास का है, बात ही खत्म। ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना एकीकृत ग्रामीण विकास योजना IRDP के समर्थन घटक के रूप में अगस्त 1979 में प्रारंभ की गई। इस योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को वरीयता दी गई थी। अप्रैल 1999 को में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया, यानी दोनों में उसको मर्ज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है, यानी निर्धनता से कोई लेना देना नहीं है। क्या लिख रहा हूँ, RLEGP ये तो हमने अभी पढ़ा है ये तो। IRDP ये भी है। NREP इन दोनों को मिलाकर के ही तो बनाया गया था, दूसरी योजना बना दी गई थी, है ना। और MRTP, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एक ये जो है MRTP, ये नहीं है, इसका कोई भी निर्धनता से लेना देना है ही नहीं, ठीक है। ये ट्रेड पॉलिसी है एक तरह की, हाँ ट्रेड पॉलिसी है ये। MRTP अधिनियम को छोड़कर शेष निर्धनता विरोधी कार्यक्रम है। निजी क्षेत्र में एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी, समथिंग, हाँ ये तो ट्रेड पॉलिसी है, ये तो मोनोपोली हो गया, ठीक है। तथा है तो एंड हो जाएगा। पारित हुआ जो जून 1970 से लागू था। वर्तमान में इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम यानी कंपटीशन एक्ट 2002 लागू किया गया, क्योंकि ये बहुत आसान था। ये इको अगर आप लोग पढ़ोगे तो उसके अंदर पूरा दे रखा है, फाइनेंशियल एक्ट में भी दे रखा है इसके बारे में, जिसके तहत अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकना तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। वहीं पर अगर मैं RLEGP ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की बात करूं, यानी कि रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को 15 अगस्त 1983 में ग्रामीण क्षेत्रों के लाभप्रद योजना का सृजन कर जीवन की
संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। आईआरडीपी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था। यह गरीबी तथा बेरोजगारी के निवारण की दिशा में एक महत्वाकांक्षी योजना थी। वहीं एनआरईपी नेशनल ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर सूखे के समय रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनर्गठित करके किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास RIDF के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा कार्यक्रम? ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण या ग्रामीण उद्योग? 2014 और 2010 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ग्रामीण अवस्थापना में ग्रामीण उद्योग शामिल नहीं है, RIDF के अंदर ये नहीं आता है। ठीक है। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF का गठन वर्ष 1995-96 में हुआ था। इसका उद्देश्य राज्य सरकार और राज्यों के स्वामित्व वाले निगमों के लिए फंड की व्यवस्था करना है, जिससे कि वह ग्रामीण अवस्थापना परियोजना को पूरा कर सके। ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें एवं ग्रामीण विद्युतीकरण इसके अंतर्गत आता है, लेकिन तो ग्रामीण उद्योग इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 79, वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना की प्रारंभ की है वो कौन था? गुजरात, बिहार, उत्तराखंड या झारखंड? तो ये था हमारा उत्तराखंड, जिसने अटल खाद्यान्न योजना की बात की थी। 2010 का क्वेश्चन है। अटल खाद्यान्न योजना का प्रारंभ वर्ष 2011 में उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया था, जिसमें गरीबी रेखा के ऊपर एबव पॉवर्टी लाइन के परिवारों को 10-10 किलोग्राम गेहूं और चावल प्रति माह क्रमशः 4 रुपए और 6 रुपए प्रति किलोग्राम प्रति माह की दर से, जबकि गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए 10-10 किलोग्राम गेहूं और चावल 2 रुपए और 3 रुपए प्रति माह की दर से प्रदान किया जाएगा या किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ये हमने पहले भी किया हुआ है। तो यह एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को लक्ष्य बनाता है। बिल्कुल सही है। परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। अभिदाता सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन के समान राशि गारंटित रहती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है, क्योंकि मेरे खुद के एक टीचर है, उन्होंने पूरे परिवार के लिए ले रखी है। तो ये तो पॉइंट ऐसे ही गलत है, ये तो मेरे टीचर की वजह से मुझे पता है। बाकी ये और ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये दोनों पॉइंट इसके अंदर आते हैं। तो यस, इसके हिसाब से सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक अति महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसकी घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015-16 में के आम बजट में किया था। प्रधानमंत्री ने इस योजना की औपचारिक घोषणा 9 मई 2015 को कोलकाता में की थी, परंतु यह 1 जून 2015 से लागू हुई। इस योजना के पूर्व की स्वावलंबन योजना का स्थान लिया है, यानी कि इसने क्या किया था, इससे पहले एक स्वावलंबन योजना थी, उसकी जगह पे अटल पेंशन योजना आई। इस योजना में प्रस्तावित प्रावधान निम्नलिखित है। क्या क्या है? अटल पेंशन योजना के तहत सभी खाता धारकों जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है इस योजना के पात्र है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी को मृत्यु के पश्चात उसके जीवन साथी को पेंशन मिलेगी। ठीक है। APY का संचालन पेंशन निधि विनियामकीय तथा विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा किया जाएगा। सरकार द्वारा अभिदाताओं के लिए निर्धारित गारंटी की पेंशन दी जाएगी। विकल्प 2 को छोड़कर के शेष सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारी एवं दुकानदारों एवं स्वरोजगारों के लिए वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? जस्ट ऊपर ही पढ़ा है हमने, इसके बारे में कर लेते हैं। 18 से 40 वर्ष वाले इसके पात्र है, ये तो हमने किया है। उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। अगर वो 1.5 करोड़ से ज्यादा का उनका वार्षिक टर्नओवर है तो वो इसके लायबल नहीं है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र है और इसके अंतर्गत ₹3,000 के मासिक पेंशन सुनिश्चित है। तो अगर इन दोनों में बात करूं तो सी वाला करेक्ट नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र नहीं है।
बाकी ये वाला पॉइंट सही है, तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सी सही नहीं है। ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 का, ताजा ताजा आया है। ऐसे खुदरा व्यापारी दुकानदार स्वनियोजित जिनका वार्षिक लेन देन 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, पात्रता हेतु निर्धारित आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। यह एक ऐच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम 3,000 रुपए का प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 83, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का क्या उद्देश्य है? शौच स्वच्छता, तालाब तथा एवं अन्य जल संकुल की स्वच्छता, पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था या पर्यावरण स्वच्छता। 2008 का क्वेश्चन है, क्योंकि ये योजना ही 2003 के करीब शुरू की गई थी, तो ये थी शौच स्वच्छता। हाँ, शौच स्वच्छता, ये इसका करेक्ट था। समग्र स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन को और गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने निर्मल ग्राम पुरस्कार नामक योजना अक्टूबर 2003 में शुरू किया था, जिसके तहत पूरी तरह से स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत, विकास खंड और जिलों को पुरस्कृत किया जाता है। मतलब 2003 में एक अभियान चालू हुआ, उसके बाद भी 2014-15 के बाद करना पड़ गया एक अभियान चालू। हद होती है। क्वेश्चन नंबर 83, गोकुल ग्राम योजना, गोकुल धाम नहीं, गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो गोकुल ग्राम योजना है गुजरात से रिलेटेड। गोकुल ग्राम योजना गुजरात सरकार द्वारा 1995-96 के प्रारंभ में की गई थी। 5 वर्ष की अवधि 1995 से 2000 वाली गोकुल ग्राम योजना का उद्देश्य गुजरात के सभी गांवों को मूलभूत आधारभूत संरचना तथा बेहतर परिवेश उपलब्ध कराना था। ठीक है। DWCRA योजना किससे संबंधित है? महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। ठीक है। डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड स्कीम, या वही कह लो। DWCRA गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों के ऊपर उठाना, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बच्चों को ऊपर उठाना, प्राथमिक कहते हैं शालाओं के, अच्छा प्राथमिक शालाओं, ये स्कूल की बात है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को खाना उपलब्ध करवाना, या शालाओं में बच्चों के ठहराव के लिए निःशुल्क गेहूं का वितरण। तो ये 1999 का क्वेश्चन, और इसका मेन मतलब था गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना। ठीक है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ वर्ष 1982 में प्रारंभ किया गया था। बाद में 1 अप्रैल 1999 के प्रारंभ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसका विलय कर दिया गया, यानी इसे उसमें मिला दिया गया। क्वेश्चन नंबर 85, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए उत्तर का सही चयन कीजिए। ठीक है। भारत सरकार की कल्याणकारी योजना और उनका सारत्व। ठीक। नई रोशनी कार्यक्रम, ओके। दिशा, ओके। प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्वावलंबन योजना। तो स्वावलंबन योजना तो हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि ये क्या थी, नई पेंशन योजना थी, है ना। स्वावलंबन योजना को किसमें चेंज कर दिया, कि नई पेंशन योजना में चेंज कर दिया ना, अटल पेंशन योजना के अंदर। जो दिशा है ना, दिशा ये एक्चुअली सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण से रिलेटेड है। हमने ये भी अभी जस्ट ऊपर ही पढ़ा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेश के लिए लाई गई है, तो ये तो सामने ही हो गया। नई रोशनी कार्यक्रम ये महिला सशक्तिकरण के लिए, तो यानी ए का पहला, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का थर्ड। डी का थर्ड कहाँ पे है? डी का थर्ड यहाँ पे पीछे से। ओके, सी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ओके, सी करेक्ट ऑप्शन भी है। नई रोशनी कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 2012-13 के अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए चलाया जा रहा है। इसके तहत उन्हें सरकारी प्रणालियों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों के साथ कार्य व्यवहार करने हेतु जानकारी, साधन एवं तथा तकनीकें मुहैया कराकर उनको सशक्त बनाया जाता है और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया जाता है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेश हेतु राष्ट्रीय मिशन है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 तथा शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ। केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक बचत को बढ़ावा देते हुए 26 सितंबर 2010 को एक सह अंशदान पेंशन योजना स्वावलंबन योजना आरंभ की गई। वर्तमान में इसके स्थान पे कौन आ गई है? अटल पेंशन योजना, जिसका मई 2015 में प्रारंभ किया गया। डिजिटल साक्षरता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा बिहार के गया जिले में दिशा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। दिशा कार्यक्रम महिला वैज्ञानिकों की छात्रवृत्ति योजना भी है। काफी लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं हो गई? क्वेश्चन नंबर 86, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? स्वावलंबन योजना महिला ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, शहरी महिलाओं को रोजगार, विकलांग महिलाओं को रोजगार, या फिर महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। तो स्वावलंबन योजना जो है ये प्रशिक्षण कौशल प्रदान करने के लिए है। 2006 का क्वेश्चन है। स्वावलंबन कार्यक्रम जिसे पहले नोराड या फिर महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता था, वर्ष 1982-1983 के में समूचे देश में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को परंपरागत तथा गैर परंपरागत व्यवसायों में प्रशिक्षण तथा कौशल उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्राप्त करने तथा एवं स्वरोजगार करने में मदद करना है। जबकि वर्ष 2010 में असंगठित क्षेत्रों के कामगारों हेतु भारत सरकार द्वारा स्वावलंबन योजना का प्रारंभ किया गया था। देख लेते हैं इन दोनों में क्या फर्क है, नाम पढ़ लो पहले। स्वावलंबन और स्वावलंबन दोनों सेम ही है कार्यक्रम, जो पहले 1982-83 में थी, बाद में इसको किसी ने असंगठित क्षेत्र के लिए भी ले आए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने हेतु योजना का नाम बताइए। स्वावलंबन योजना सीधा सीधा अभी तो पढ़ा है हमने, डन, खत्म करते हैं। इससे ज्यादा इसके बारे में क्या ही जाने, एक बार में बात करते हैं। 2008 का क्वेश्चन था, निम्नलिखित तो किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई? तो सीधा सीधा पहले वाली जो थी वो कब थी? वो तो थी 1982-83 में, पर अभी वाली स्वावलंबन योजना जो है वो कब है? 2010 की। उसका नाम तो कुछ और ही था ना, आपको ऐसे ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 89, किस राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना का प्रारंभ किया था? दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो 2014 भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र लेकर के आई थी। 8 मार्च 2015 को महाराष्ट्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के परिवारों की बालिकाओं हेतु भाग्यश्री योजना प्रारंभ की। यह राज्य सरकार की पहल से चल रही योजना सुकन्या का स्थान लेगी। इस योजना में राज्य सरकार बीपीएल परिवारों में जन्मी बालिका हेतु बैंक में 21,200 रुपए जमा कराती है और योजना के तहत बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसे परिपक्वता राशि के रूप में 1 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, संघ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की? नहीं। कपड़ा मंत्रालय ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की? हाँ, बिल्कुल सही, बी करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट है। ठीक है। सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई है, ना कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 15 अगस्त 2007 को की थी। इसका प्रारंभ 1 अक्टूबर 2007 से हुआ। जबकि हथकरघा क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 91, स्वाधार योजना है अद्वितीय पहचान हेतु, पुरुषों हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए और वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था। बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन था। तो स्वाधार जो है वो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है। स्वाधार योजना
भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विषम परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है। इसका प्रारंभ वर्ष 2001-2 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा एवं किसी अन्य कारण से बेघर बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वधार गृह लाया जाएगा तथा उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? ओके, मातृत्व लाभ, गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार है। शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। 2 बच्चे वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। तो इसके अंदर ना केवल ये सी वाला ही सही है, थर्ड ही सही है, बाकी ये दोनों ना सही नहीं है। तो ऑप्शन ये सही होगा, बाकी दोनों सही नहीं है, केवल थर्ड ऑप्शन ही सही है। 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन हेतु लाए गए मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधान 1 अप्रैल 2017 से शिशु गृह संबंधी प्रावधान 1 जुलाई 2017 से लागू हुए। 1 अप्रैल से लागू 1 जुलाई से हुए। इसके प्रावधानों के तहत गर्भवती महिला कर्मचारी कुल 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश के हकदार है, जिसमें कि वे प्रसव पूर्व अधिकतम 8 सप्ताह और प्रसव के पश्चात शेष अवधि का अवकाश ले सकती है। 26 सप्ताह बोला है तो 8 पहले और 18 बाद में। ठीक है। साथ ही इसमें शिशु गृह वाले प्रतिष्ठानों में माताओं को प्रतिदिन कम से कम 4 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देने का प्रावधान है। हालांकि इस अधिनियम में 2 बच्चों वाली महिलाओं को की न्यूनीकृत हक देते हुए उन्हें गर्भवती होने पर केवल 12 सप्ताह का सवेतन एवं मातृत्व अवकाश देने के जाने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में केवल कथन 3 सही है, बाकी के सारे गलत है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत सरकार ने महिला विकास के लिए स्वधार एवं स्वयं सिद्धा नामक 2 योजनाओं की शुरुआत की है। इन दोनों योजनाओं में भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वयं सिद्धा योजना उन महिलाओं के लिए जो कठिन परिस्थितियों में जैसे कि प्राकृतिक आपदा या आतंकवाद से जीवित बची महिलाएं हैं, जेल से रिहा की गई महिला कैदी, मानसिक रूप से विकलांग महिलाएं, जबकि स्वधार योजना स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण के लिए स्थापित की गई है। गलत बात है, बिल्कुल गलत है। स्वयं सिद्धा योजना स्थानीय स्वशासी निकायों तथा प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जबकि स्वधार योजना राज्यों द्वारा स्थापित ICDS इकाइयों द्वारा की जाती है। अगर मैं करेक्ट बात बोलूं तो ये भी पॉइंट गलत है, दोनों के दोनों ही गलत है। ना तो ए सही है ना तो दूसरा सही, दोनों ही गलत बात है। 2010 का क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2001 को स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ किया गया। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण पर बल दिया गया। स्वधार योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में पड़ी महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। स्वयं सिद्धा एवं स्वधार दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन सरकारी निकायों की स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार दोनों कथन ही क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से, पूरे देश में स्मार्ट सिटी के निर्माण से, बाहरी अंतरिक्ष से में पृथ्वी संदर्श ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज, या फिर नई शिक्षा नीति। तो ये जो मिशन इंद्रधनुष है ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं से रिलेट करता है। जरा पढ़ लेते इसके बारे में। 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया। मिशन इंद्रधनुष देश भर में उच्च टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत 7 टीकों डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एवं खसरा, क्योंकि 7 है ना इसीलिए इंद्रधनुष को शामिल किया गया।
क्वेश्चन नंबर 95, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2011 में हाँ, प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या था? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, या फिर एकीकृत बाल विकास योजना। 2010-11 दोनों में था, क्योंकि करंट ईयर का ही क्वेश्चन था ये। तो ये था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है। गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून 2021 को प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना के नाम से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है। प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम है इसका। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सप्रंग अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा हरियाणा के मेवात में किया गया था। तो हर सरकार अपने टाइम पे कुछ ना कुछ अच्छा काम करती है ना, तो इनके टाइम का ये अच्छा काम था, अच्छे कामों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं विकास कार्यक्रम CWRDP था ना, नहीं सॉरी DWCR करके जो था वो है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से अगर मैं बात करता हूँ आय उत्पादकता के लिए, तो एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम जो है उसका आय उत्पादकता से कोई लेना देना नहीं है। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल एनर्जी प्रोग्राम मुख्य रूप से अक्षय ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ प्रत्येक जिले में चयनित गांवों के ग्रामीण समूहों के लिए खाना पकाने, हीटिंग एवं प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजार्थ न्यूनतम घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कार्यक्रम करने वाला कार्यक्रम है। 1 मिनट मुझे दोबारा पढ़ने दो, ये मेरे को ही टेंशन हो गई पढ़ करके, इतनी शुद्ध हिंदी है। ठीक है। ये क्या करते हैं? अक्षय ऊर्जा यानी जो कभी खत्म करने वाली ना ऊर्जाओं पर ध्यान देने के साथ प्रत्येक जिले में चयनित गांव के ग्रामीण समूहों के लिए खाना पकाने, हीटिंग, अच्छा हीटिंग ये गर्मी वाला है, ओके, और प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजन यानी उसके प्रयोजन के लिए न्यूनतम घरेलू आवश्यकता प्रदान करने का आया है। कि जो गांव के लोगों की न्यूनतम घरेलू आवश्यकताएं होती है, जैसे खाना पकाना, गर्मी और प्रकाश, उसको तो पूरा किया जा सके। जबकि एकीकृत ग्रामीण विकास योजना और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम है। कभी कभी इतनी हिंदी हो जाती है, हमें ही नहीं समझ में आती कि हिंदी इतनी ज्यादा हो कैसी गई। भारत निर्माण में निम्न में से कौन कौन से कार्यों की मदद सम्मिलित है? ठीक है, अपना उत्तर कूट की सहायता से देखिए। सिंचाई से त्वरित गति के लाभ देने वाला कार्यक्रम प्रोग्राम, नदी परियोजना की इंटरलॉकिंग, जल बॉडीज की मरम्मत पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार की योजना, या फिर सिंचाई परियोजना विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास। तो मेरे ख्याल से इसमें सारी योजनाएं हैं भारत निर्माण के लिए, तो सारी योजनाएं। डी होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। क्या है? गलत हो जाए भाई। तो चलिए करते क्वेश्चन नंबर 97। भारत निर्माण में निम्न में से कौन से कार्यों की मदद सम्मिलित है? अपना उत्तर कूट की सहायता से दीजिए। सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम, ओके, नदी परियोजना की इंटरलॉकिंग, जल बॉडीज वाटर बॉडीज की मरम्मत पुनरुद्धार जीर्णोद्धार की योजना, या फिर सिंचाई परियोजना में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास। तो भारत निर्माण के लिए ना ये पुनर्वास वाली जो चीज है वो करेक्ट नहीं है, ये शामिल नहीं है इसके अंदर। बाकी तीनों शामिल है, तीनों शामिल है, यानी 1 2 3 यानी सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लो आप खुद ही देख सकते हो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो कि मैं अभी देख रहा हूं। ठीक है, भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण संरचना का विकास कराना है।
इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवासों का निर्माण शामिल है। इसके ग्रामीण सिंचाई विकास कार्यक्रम में शामिल कार्यों की प्रमुख मदें हैं सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाला प्रोग्राम एआईबीपी, नदी परियोजनाओं की इंटरलॉकिंग, जल निकाय इंटरलॉकिंग, देन तीसरा वाटर बॉडीज की मरम्मत, पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार की योजना ईआरएम, और सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 98, भारत निर्माण में शामिल है, भारत निर्माण में क्या शामिल है? अतिरिक्त 1 करोड़ हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाना, उन सभी गांवों जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है को सड़क मार्ग से जोड़ना, और शेष सभी गांवों को दूरभाष से जोड़ना। तो भारत निर्माण के अंदर पहला और तीसरा शामिल है, दूसरा शामिल नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा बी करेक्ट ऑप्शन होगा। भारत निर्माण कार्यक्रम को 4 वर्ष 2005 से 6 से लेकर 8 से 9 के लिए प्रारंभ किया गया था। वर्ष 8-9 के अंत में सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को चरण 2 2012 तक बढ़ा दिया गया, जिसे 6 क्षेत्रों को शामिल किया गया था, जिसमें अतिरिक्त 1 करोड़ 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाना, उन सभी गांवों जिनकी संख्या 1000 से अधिक है, 2000 नहीं 1000 से अधिक है, को सड़क मार्ग से जोड़ना तथा शेष सभी गांवों को दूरभाष से जोड़ना है। इसलिए सेकंड वाला पॉइंट गलत है, 2000 बोला हुआ ना, 1000 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण करना है। वर्ष 2008-9 में 10 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां, 2005 से 9 के दौरान 10 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई, 11वीं योजना की 1 लाख किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें, और 11वीं योजना में देश के सभी जनपदों में आईटी पार्क। 2006 का है। तो हमने अभी ये पढ़ा कि 2004-5 से लेकर के 8-9 तक की ये योजना थी 4 सालों की, जिसके अंदर 10 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त की सिंचाई थी। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। भारत निर्माण योजना का लक्ष्य पूरा किया जाएगा, 2005 का क्वेश्चन है, कब तक पूरा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2009 के अंत तक, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 100 तक 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो वो रेड वाला जो बटन है वो उसको अब तो चेंज कर दो ग्रे कलर में, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और अगर आपने अभी तक चैनल की वीडियो शेयर नहीं की तो किस लिए वेट कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई कंप्लेन है, आपके पास मेरे लिए कोई एडवाइस है, मेरे लिए कोई सजेशन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। आपकी कोई डिमांड है तो वो भी, कोई डिमांड है स्टडी से रिलेटेड, अब ये मत बोलने लगे, लोग कमेंट में फिर कुछ भी लिखते हैं, है ना। अगर आपकी कोई डिमांड है स्टडी से रिलेटेड तो प्लीज मुझे वो बताएं कमेंट बॉक्स में। एंड अपना ख्याल रखें, पॉल्यूशन का लेवल काफी है तो अपना ख्याल रखें, हेल्थ का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहे, अच्छे से रहे, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।